नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। देश का मुखिया कौन है में आज जो लोकसभा सीट अपना इतिहास बताने जा रही है उसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। वो देश के प्राचीनतम शहरों में से एक है। उसका सुनहरा इतिहास आध्यात्मिक ऐतिहासिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं प्रयागराज लोकसभा सीट के इतिहास, भूगोल और राजनीति की पूरी कहानी। प्रयागराज लोकसभा सीट का इतिहास। संगम की नगरी हर दृष्टि से है खास। दिग्गजों ने भी किया है मुझ पर विश्वास। ऐसी ज्ञान स्थली जहां कोई नहीं रहता उदास। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित इतिहास का अत्यंत प्राचीन शहर प्रयागराज हूं मैं सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्म स्थली हूं। मेरा वर्णन वैदिक और बौद्ध शास्त्रों के पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूरा करने के बाद पहला यज्ञ नहीं किया था। इसी प्रथम यज्ञ से प्र और यज्ञ से याग लेकर मेरा नाम प्रयागराज बना है। प्रयागराज में ही ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा और ऋषि पन्ना ने ज्ञान प्राप्त किया था। ऋषि भारद्वाज ने 5000 ईसा पूर्व यहाँ पर 10,000 से अधिक शिष्यों को पढ़ाया था। मेरा यानी प्रयाग का उल्लेख तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि की रामायण में भी मिलता है। इसके अलावा मत्स्य पुराण के अध्याय 102 से लेकर 107 तक में मेरा वर्णन है। 1575 ईस्वी में संगम प्रभावित से होते हुए मुगल सम्राट अकबर ने मुझे इलाहाबाद बना दिया। इलाहाबाद यानी अल्लाह का नगर। मध्यकाल में मैं धार्मिक और सांस्कृतिक का केंद्र था। सालों तक मैं मुगलों की प्रांतीय राजधानी रही। बाद में मुझ पर मराठाओं ने कब्जा कर लिया। 1801 ईस्वी में अवध के नवाब ने मुझको ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। 1857 के समय मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ बन गया। साल 1858 में मुझे आगरा अवध संयुक्त प्रांत की राजधानी बना दिया गया। प्रयागराज का आनंद भवन भारतीय स्वतंत्रता का प्रमुख केंद्र था। अब तक मैंने देश को 4 पीएम दिए हैं: जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और वीपी सिंह। मैं यूपी के बड़े जिलों में से एक हूं। मुझे तीर्थराज या त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के लिए मैं प्रमुख स्थान हूं। मैंने अब तक कई बदलाव देखे हैं। मैं सभी धर्मों का केंद्र रहा हूं। मैं 4 महाकुंभ स्थानों में से एक हूं। साल 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद से मेरा नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। मेरा सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास ही सुनहरा नहीं है, मेरा संसदीय इतिहास भी सुनहरा रहा है। मुझे देश के पहले पीएम के क्षेत्र होने की उपलब्धि हासिल है। आजादी के बाद मेरे यहाँ 1952 में हुए पहले चुनाव से 1971 तक कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस के श्री प्रकाश को मेरा पहला सांसद होने का सौभाग्य हासिल है। 1957 के दूसरे चुनाव में मेरे यहाँ देश के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री सांसद चुने गए। 1962 के लोकसभा चुनाव में लाल बहादुर शास्त्री दूसरी बार मेरे सांसद चुने गए। 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मेरे यहाँ हरिकृष्ण शास्त्री को उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हेमवती नंदन बहुगुणा पर भरोसा जताया। उन्हें भी मेरे मतदाताओं ने जिताकर लोकसभा भेजा। 1973 के उपचुनाव में मेरे यहाँ पहली बार विपक्षी दल को खाता खोलने का मौका मिला और इस उपचुनाव में भारतीय लोकदल के टिकट पर
जनेश्वर मिश्रा सांसद चुने गए। 1975 में इमरजेंसी के बाद जब पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर चली, तो कांग्रेस का ये गढ़ भी उस लहर में ध्वस्त हो गया और 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय लोकदल के टिकट पर जनेश्वर मिश्रा दूसरी बार मेरे सांसद चुने गए। 1980 में मेरे यहाँ कांग्रेस ने वापसी की और इस बार मेरे यहाँ कांग्रेस के टिकट पर वीपी सिंह सांसद चुने गए। लेकिन इसी साल वो यूपी के सीएम बने तो उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और फिर मेरे यहाँ एक बार फिर उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी कृष्ण प्रताप तिवारी ने जीत हासिल की। 1984 का लोकसभा चुनाव मेरे यहाँ का सबसे दिलचस्प चुनाव रहा। इस बार मेरे यहाँ कांग्रेस ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को उम्मीदवार बनाया और मेरे मतदाताओं ने अमिताभ बच्चन को भारी समर्थन दिया और रिकॉर्ड मतों से जिताकर उन्हें लोकसभा भेजा। हालांकि 4 साल के अंदर ही अमिताभ बच्चन ने राजनीति से दूरी बना ली और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इधर वीपी सिंह कांग्रेस से बागी हो चुके थे। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 1988 के उपचुनाव में उतरे और जीत हासिल करके दोबारा सांसद पहुंचे। 1989 के लोकसभा चुनाव में जब जनता लहर का जोर था, तो जनेश्वर मिश्रा चुनाव जीतकर मेरे यहाँ से तीसरी बार सांसद बने। 1991 में चल रही राम लहर के बावजूद समाजवादियों का दबदबा यहाँ बना रहा और इस बार सरोज दुबे जनता दल के टिकट पर पहली बार सांसद चुने गए। 1996 में मेरा ये क्षेत्र राम लहर के असर से अछूता नहीं रह पाया और मेरे यहाँ पहली बार बीजेपी ने खाता खोला और 1996 से 1999 तक बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने मेरे यहाँ पहली बार जीत की हैट्रिक लगाई। 2004 में मेरे यहाँ समाजवादियों ने फिर वापसी की और इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर रेवती रमन सिंह मेरे यहाँ से पहली बार सांसद चुने गए। 2009 में भी मेरे मतदाताओं ने सपा और रेवती रमन सिंह पर भरोसा जताया और वो दूसरी बार सांसद चुने गए। 2014 की मोदी लहर में मेरे यहाँ बीजेपी ने फिर वापसी की और बीजेपी के टिकट पर श्याम चरण गुप्ता सांसद चुने गए। 2019 में मेरे यहाँ बीजेपी ने प्रदेश के सीएम और मेरे यहाँ से सांसद रहे हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा जोशी को उम्मीदवार बनाया और वो पहली बार मेरे यहाँ से सांसद चुनी गई। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा मेरा क्षेत्र राजनीति और धर्म की दृष्टि से हमेशा ही प्रासंगिक रहा है। ये भूमि महाकुंभ और चंद्रशेखर आजाद की बलिदान भूमि के रूप में भी जानी जाती है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में मेरा 52वें नंबर का सीट है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मेरी कुल आबादी 59,54,391 है। इनमें महिलाओं की 28,22,584 और पुरुषों की आबादी 31,31,807 है। यूपी के कुल लिंगानुपात 912 के मुकाबले मेरे यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 901 महिलाएं हैं। पूरी आबादी का 24.74% हिस्सा शहरों और 75.26% हिस्सा गाँव में रहता है। मेरी साक्षरता दर 72.32% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.55% और महिलाओं की 60.9 है। मेरे यहाँ कुल 16,66,569 मतदाता हैं। इनमें महिला 7,49,000 है, जबकि पुरुष मतदाता 9,17,403 है। मेरे संसदीय क्षेत्र में यूपी की
कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें मेजा, करछना, इलाहाबाद दक्षिण, बारा और कोराव शामिल हैं। बारा और कोराव विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। 2022 के विधानसभा चुनावों में इनमें से 4 पर एनडीए का कब्जा है, जबकि एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। मेजा विधानसभा सीट से सपा के संदीप सिंह पटेल विधायक हैं। करछना से बीजेपी के पीयूष रंजन निषाद, प्रयागराज दक्षिण से नंद गोपाल नंदी और कोराव सुरक्षित विधानसभा सीट से बीजेपी के राजमणि कोल विधायक है। वहीं 12 सुरक्षित सीट से एनडीए की सहयोगी अपना दल के वाचस्पति विधायक हैं। बीएसपी और कांग्रेस को यहां एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। मेरी सांसदीय सीट पर जातीय आंकड़े भी दिलचस्प हैं। एक अनुमान के मुताबिक मेरे यहाँ सबसे ज्यादा संख्या अनुसूचित जाति के मतदाताओं की है। एक अनुमान के मुताबिक मेरे यहाँ अनुसूचित जाति के मतदाता 2.5 लाख के करीब है। इसके बाद मेरे यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या है। ब्राह्मण मतदाता मेरे यहाँ 2,35,000 बताए जाते हैं। ब्राह्मणों के बाद संख्या के मामले में मेरे यहाँ कुर्मी मतदाता आते हैं, जिनकी संख्या मेरे यहाँ करीब 2,10,000 है। इसके बाद मेरे यहाँ मुस्लिम मतदाता आते हैं। मुस्लिम मतदाता मेरे यहाँ 2 लाख के करीब है। इसके बाद 1.25 लाख यादव, 1 लाख कोल, 1.5 लाख वैश्य, 80,000 मौर्य और कुशवाहा, 50,000 ठाकुर, भूमिहार, 40,000 पाल, 1,25,000 निषाद बिंद, 1 लाख विश्वकर्मा और प्रजापति व अन्य वोटर है। इन्हीं जातीय समीकरणों की बुनियाद पर जीत हार का फैसला होता है। मेरे यहाँ मुस्लिम, यादव और कुर्मी मतदाता निर्णायक माने जाते हैं, लेकिन दलित मतदाता यहाँ कभी भी किसी का खेल बनाने और बिगाड़ने की पूरी कुवत रखते हैं। मेरे यहाँ पिछले 2 चुनावों से बीजेपी का कब्जा है। 2014 की मोदी लहर में मेरे यहाँ श्यामाचरण गुप्ता ने 10 साल बाद कमल खिलाया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के श्यामाचरण गुप्ता को 3,13,772 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का करीब 35% था। दूसरे नंबर पर सपा के उम्मीदवार रेवती रमन सिंह रहे थे, जिन्हें 2,51,763 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का 28% था। बसपा की केशरी देवी पटेल को 1,62,073 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का 18% ही था। कभी कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर कांग्रेस चौथे नंबर पर रही थी। कांग्रेस के इस चुनाव में 1,02,453 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का 11% था। 2019 की दूसरी मोदी लहर में मेरे यहाँ बीजेपी ने दोबारा खाता खोला। इस बार बीजेपी ने मेरे यहाँ से पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी और योगी सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को उम्मीदवार बनाया। रीता बहुगुणा जोशी के उम्मीदवार बनने से समीकरण एक बार फिर बीजेपी के साथ हो लिए और रीता बहुगुणा जोशी की बड़ी जीत हुई। हालांकि सपा बसपा गठबंधन के वजह से तमाम समीकरण सपा उम्मीदवार राजेंद्र सिंह पटेल के हक में गवाही दे रहे थे, लेकिन मोदी लहर ने तमाम कयासों को धराशायी कर दिया। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी को 4,94,454 वोट मिले, जो कुल मतदान का करीब 56% था, जबकि 2014 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 35% ही था। दूसरे नंबर पर रहे सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह पटेल को 3,10,179 वोट मिले, जो कुल मतदान का 35% था। कांग्रेस इस बार यहां और नीचे चली गई।
इस बार कांग्रेस प्रत्याशी को यहां सिर्फ 31 वोट मिले। फिलहाल प्रयागराज की सीट बीजेपी का ही गढ़ मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दल बीजेपी के इस किले को कैसे फतेह करते हैं। वहीं देखना यह भी दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने दुर्ग को कैसे बचा पाती है, क्योंकि यहाँ के समीकरण दोनों के लिए मुफीद बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। देश का मुखिया कौन है में आज आपने प्रयागराज लोकसभा सीट का हाल जाना। प्राइम टीवी की खास पेशकश में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र के साथ। हमें दे इजाजत। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।